नमस्कार बच्चों आज प्रकृति संकट में है, पर्यावरण संकट में है और उसे बचाने के कोई उपाय हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जब मैं यह बात आपसे कह रही हूँ तो आप यह जान लें कि मैं आज की परिस्थिति की चर्चा आपसे कर रही हूँ। आज हम जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अर्थात जिस संकट से हम दो चार हो रहे हैं, जिस संकट का हम सामना कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इन विपत्तियों का, इन संकटों का उपजना क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं कारण हम स्वयं ही हैं। पशुओं को मारना, जंगलों को नष्ट करना, पेड़ों को काटना, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रकृति को चोट पहुंचाना, यह सब कुछ हमने किया है, जिसकी वजह से आज हम इस दौर में पहुंचे हैं जहां से अपना बचाव हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। प्राचीन काल में, पुराने समय में मनुष्य स्वार्थी नहीं था। मनुष्य पेड़ों को नहीं काटता था, जंगल नष्ट नहीं करता था, पेड़ लगाए जाते थे, नदियों के रास्तों को रोका नहीं जाता था, नदियां साफ सुथरी रखी जाती थी, कल कारखानों के कचरे नदियों में बहाए नहीं जाते थे। आज हम स्वार्थी हो गए हैं। हमने प्रगति की है और प्रगति के साथ ही हम अपने ही पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए मैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी शेर और तोमचा आपको पढ़कर सुनाऊं और साथ ही इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताती चलूं और कहानी की व्याख्या भी स्पष्ट करती रहूं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इस वीडियो को देखते समय आप अपनी पुस्तक में दी गई कहानी शेर और तोमचा को खोलकर पढ़ते हुए ध्यान से सुनें। प्रस्तुत पाठ मणिपुर की एक लोक कथा है। इस कहानी में उपकार तथा कृतज्ञता के भाव का अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। इस लोक कथा से हमें पता चलता है कि हिंस्र पशुओं के मन में भी प्रत्युपकार के भाव होते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए उपकार के बदले शेर जैसे भयानक पशु भी अपनी स्वाभाविक हिंसा की प्रवृत्ति त्याग कर उपकार का बदला चुकाना जानते हैं। यह कहानी मणिपुर में कही जाने वाली एक लोक कथा है। वह कहानी जो लोग एक दूसरे को कहते और सुनते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फोक टेल भी कहते हैं। इस कहानी के माध्यम से या इस कहानी को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि मनुष्य में जहाँ एक और कृतज्ञता के भाव होते हैं, कृतज्ञता का अर्थ है ग्रेटफुल होने के भाव, ऑब्लाइज्ड होने के भाव, वहीं दूसरी ओर पशुओं में भी ये भाव होते हैं। हम चकित होंगे कि
पशु इस तरह के भावों को अपने मन में किस तरह रखते हैं और इन भावों को वे किस तरह से स्पष्ट करते हैं, किस तरह से वे कृतज्ञता को चुकाते हैं, इसे हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। शेर जैसा हिंसक जानवर भी अपने ऊपर किए गए उपकार के बदले को चुकाता है। कैसे? आइए देखें। प्राचीन काल में यातायात के साधन बहुत कम थे। मणिपुर चारों ओर पर्वतों से घिरा प्रदेश है, जिसे भारत से इम्फॉल सिलचर और इम्फॉल दीमापुर की सड़कें जोड़ती हैं। इन दो के अलावा कोई सड़क नहीं है जो देश के अन्य भागों से मणिपुर को जोड़ती हो। यहाँ पर आपको मणिपुर की भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है, किस तरह से मणिपुर भारत से जुड़ा हुआ। दो ही सड़कें हैं, इम्फॉल सिलचर और इम्फॉल दीमापुर, जिसके माध्यम से या जिनके माध्यम से मणिपुर और भारत का आपस में जुड़ाव होता है। उन दिनों तोमचा नामक एक युवक दूर दूर तक मणिपुर से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर जाता था और रुपया कमाकर कई महीनों बाद लौटा करता था। बच्चों, आपने सुना कि तब यातायात के साधन कम थे। यातायात अर्थात ट्रांसपोर्ट, साधन का अर्थ है मीडियम, माध्यम। चूंकि यातायात के साधन कम थे तो लोग अपनी सुविधानुसार कार्य करते थे। जैसे अगर व्यापार के सिलसिले में कहीं जाना हो तो लोग एक बार घर से निकलते थे और कई महीनों तक एक ही स्थान पर रुकने के पश्चात, अपना व्यापार करने के पश्चात वे घर लौटते थे। और यही काम मणिपुर का एक युवक तोमचा, जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, भी किया करता था। वह मणिपुर से बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य अर्थात जो कीमती हों, बहुत ही एक्सपेंसिव हों, प्रेशियस हों, चीज़ें लेकर जाता था और कई महीनों तक व्यापार करने के पश्चात रुपया कमाकर वापस लौटता था। तोमचा लगभग 15 महीने के बाद माल बेचकर बड़ी खुशी से घर आ रहा था। इस बार की यात्रा में उसे काफी लाभ हुआ, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। एक के बाद एक पर्वत घाटियां पार करता हुआ वह तेज कदमों से अपने नगर मोइरांग की ओर बढ़ रहा था। एक रात उसने गांव में नागा जाति के मुखिया के यहाँ आश्रय लिया और बड़े सवेरे अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार भी तोमचा लगभग 15 महीनों तक व्यापार करने के पश्चात अपने घर लौट रहा था। इस बार के व्यापार से उसे लाभ अधिक मिला था। वह बड़ा प्रसन्न था। तेज कदमों से वह अपने घर की ओर चला जा रहा था, अपने नगर मोइरांग की ओर। नगर का मतलब होता है छोटा शहर, जिसे हम कस्बा भी कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे हम टाउन कहते हैं। वह अपने नगर मोइरांग की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में पहाड़, घाटियां भी पड़ रही थी, जिन्हें वह पार कर रहा था, कठिनाइयों को झेल रहा था और किसी भी तरह से अपने नगर की ओर बढ़ रहा था। रात होने के पश्चात उसे आश्रय लेना था, अर्थात कहीं रुकना था। इसके लिए उसने एक गांव में नागा जाति के, नागा ट्राइब्स आपने
हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा, नागा ट्राइब्स होते हैं, उनके मुखिया अर्थात जो उनके हेड थे, उनके वहाँ वह रुका, उनके यहाँ वह रुका। प्रातः काल का सूरज नोंगमाइजिंग पर्वत के पीछे से अपना लाल मुंह दिखा रहा था। पूर्व दिशा के आकाश में मानो किसी ने कुमकुम रोली बिखरा दी। बच्चों, सुबह का सूरज देखा कीजिए। आसमान की छटा निराली होती है। आसमान का सौंदर्य देखते बनता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकाश में सिंदूर बिखेर दिया हो। प्रातःकाल का सूरज नोंगमाइजिंग पर्वत के पीछे से निकल रहा था, उदित हो रहा था, राइज हो रहा था और आकाश लाल रंग का हुआ था। बसंत ऋतु की मस्त हवा चल रही थी। बसंत ऋतु अर्थात स्प्रिंग सीजन। इस मौसम में, इस ऋतु में बड़ी सुहानी हवा चलती है जो हमें, हमारे मन को शीतलता से भरती है, सुखद एहसास देती है। और वह अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए सपने संजोए आगे बढ़ रहा था। तोमचा अपने मन में लोगों से मिलने की कामना लिए, अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अभिलाषा लिए तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। उसके कंधे पर भारी गठरी थी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं और कुछ जरूरी सामान था। उसने एक गठरी ली हुई थी, एक पोटली ले रखी थी जिसमें व्यापार से हुआ लाभ था, स्वर्ण मुद्राएं थी, गोल्ड कॉइन्स थे और जरूरी सामान थे। घने जंगल और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जंगल घना था। जंगल के पेड़ हिल डुल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, जिसे हम चर्पिंग ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। ये आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। कहीं कठफोड़वा पेड़ में छेद कर रहा था तो उसकी चोंच की ठक ठक सुनाई दे रही थी, तो कहीं झिंगुरों की ध्वनि। प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य आज हमें शायद ही देखने को मिले। पेड़ों की डालियों पर बुलबुल और मैना खुदक रही थी। पक्षी स्वतंत्र होकर एक से दूसरी डाली पर खुदक रहे थे, तो कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। वह सूरज ढलने के पूर्व इस पर्वत को पार करके विशनपुर गांव तक पहुंच जाना चाहता था। यदि सूरज ढल जाता तो फिर से रात हो जाती और फिर उसे कहीं रुकना पड़ता, या फिर ऐसा भी होता कि यह रात जंगल में पड़ती। अतः तोमचा हर हाल में इस पर्वत को सूरज ढलने के पूर्व, इस जंगल को सूरज ढलने के पूर्व पार कर लेना चाहता था। बच्चों, जब आप इस अनुच्छेद को पढ़ें तो एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और इस दृश्य को अपनी आंखों के अंदर महसूस कीजिए और प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। यहाँ इस अनुच्छेद, इस पैराग्राफ के माध्यम से कहानीकार हमें यही बताना चाहता है। आगे की कहानी। वह दोपहर तक चलता रहा। एक झरने के किनारे रुका। उसने कंधे से गठरी उतारी और कमर से खुखरी निकालकर एक तरफ रखी। सुबह से, प्रातःकाल से दोपहर तक वह चलता रहा। थक जाने के पश्चात उसने गठरी नीचे उतार कर रखी
और कमर में बंधी हुई खुखरी। बच्चों, खुखरी एक प्रकार का चाकू है जो नेपाल में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, खुखरी एक प्रकार का हथियार है जो दिखने में छुरी की तरह होता है, जिसका प्रयोग नेपाल में होता है। यहाँ खुखरी को हम कृपाण के नाम से भी बुलाते हैं, जो दोनों तरफ से धारदार होता है। वहां नहाया धोया और उसके बाद वह बांस काटने लगा। उसने बांस का एक पोर काटा और उससे गिलास नुमा नलकी तैयार की। नहाने धोने के पश्चात वह बांस काटने लगा और बांस से एक नलकी तैयार की। बच्चों, नलकी अर्थात एक सिलेंड्रिकल शेप जो कुछ इस तरह का होता है। यह आप देख सकते हैं, उसने इस तरह का एक आकार तैयार किया जो दिखने में गिलास नुमा होता है, अर्थात ग्लास की तरह शेप का होता है। बांस काटने में उसके हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। खुखरी से चोट लगी और खून बहने लगा। उसने ऊंची सूंबल के पत्ते तोड़े और उन्हें हाथ से मलकर अपने घाव पर लगा लिया। गांव के लोगों को जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान होता था और शायद आज भी होता है। जो एक प्रकार से घरेलू दवाइयाँ होती हैं, उनका प्रयोग हर हाल में सुरक्षित माना जाता है। तोमचा को भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था। उसे पता था कि यदि चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो कौन सा पौधा उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। उसने ऊंची सूंबल एक प्रकार की जड़ी बूटी है, एक प्रकार का पौधा है, उसे तोड़ा और अपने घाव पर लगा लिया। खून का बहना रुक गया। तब उसने झरने से बांस की नलकी में पानी भरा। उसने जो गिलास तैयार किया था, नलकी तैयार की थी, उसमें पानी भरा और एक समतल जगह पर बैठ गया। एक फ्लैट एरिया जो बिल्कुल समान हो, वह धरातल जो समान हो, बैठ गया। गठरी से गुड़ और चिवड़ा निकाला। चिवड़ा आपको पता है, आप भी खाते हैं। उसने गुड़ निकाला, चिवड़ा निकाला और बैठकर खाया। पानी पीकर उसने अपनी गठरी उठाई और फिर चल पड़ा। पानी पीकर जब उसने कुछ आराम का अनुभव किया, कुछ आश्वस्त हुआ, तो फिर से गठरी उठाकर चल पड़ा। यहाँ तोमचा के साहस और शौर्य को भी हम देख पाते हैं कि वह थक नहीं रहा है, वह लगातार चले जा रहा है, किंतु उसके मन में जो कामना है, जिस कामना को लेकर वह आगे बढ़ रहा है, उसे वह हर हाल में पूरा करना चाह रहा है। और जब हमारे मन में कोई कामना होती है तो उसे पूरा करने के लिए, और वह कामना अपनी पूरी चरमावस्था पर होती है, मतलब उसे हर हाल में हम पूरा करना चाहते हैं, तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपना लेते हैं, उसे पार कर लेते हैं। यहाँ तोमचा भी उसी प्रकार अपनी कामना को लिए आगे बढ़ रहा था, अपने परिवार से मिलने की अभिलाषा में आगे बढ़ रहा था।
वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। नीचे घाटी दिखाई दे रही थी। मन ही मन उसे विश्वास हो गया था कि अब आगे ढलान है और वह संध्या से पूर्व विशनपुर गांव पहुंच सकेगा। तोमचा पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था और उसके मन में यह आश्वासन था कि आगे ढलान है, अर्थात उतार है, स्लोप है जिसे हम कहते हैं, और ढलान पर उतरना आसान होता है, तो वह ढलान से आसानी से उतर पाएगा और शाम होने से पहले, संध्या होने से पहले अपने गांव विशनपुर पहुंच जाएगा, जहां उसकी मौसी है। गांव में उसकी मौसी है। वह भी कुछ ही दूर चला था कि पगडंडी के पास एक विशालकाय शेर बैठा था, किंतु शेर हिलडुल नहीं रहा था। भय के कारण उसे पसीना छूटने लगा। वह कांप उठा। अभी तोमचा कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि पगडंडी के पास, छोटे रास्ते के पास, उसने एक विशालकाय, एक ह्यूज, आकार में विशाल शेर को बैठे हुए देखा। किंतु वह शेर हिल नहीं रहा था। उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। वह चुपचाप बैठा हुआ था। उसका हाथ अचानक खुखरी पर चला गया। तोमचा डर गया और डरते ही एक प्रतिक्रिया हुई। उसका हाथ कमर से बंधी खुखरी पर चला गया। कुछ निर्णय लेने से पूर्व उसने इधर उधर देखा तो शेर से लगभग 100 गज की दूरी पर उसे एक बड़ा जंगली सूअर खड़ा दिखाई दिया। खुखरी पर हाथ रखते ही वह कुछ निर्णय लेता, उसके पहले उसने इधर उधर देखा। शेर से कुछ दूर उसने एक जंगली सूअर को, वाइल्ड बोर, जो बहुत ही खूंखार और खतरनाक होते हैं, को खड़ा हुआ पाया। बनेले सूअर के मुंह पर हाथी जैसे पहने 2 दांत थे। शेर और सूअर की आंखें एक दूसरे पर गड़ी हुई थीं। उसे यह समझने में देर न लगी कि शेर क्यों स्थिर होकर बैठा है। उसने बनेले सूअर को देखा, यानी जंगली सूअर को देखा, जिसके मुंह पर 2 पैने दांत थे। अब वह समझ गया कि शेर और सूअर एक दूसरे को क्यों देख रहे थे। उसे बचपन में सुनी गई शेर व सूअर की कहानियां याद आ गई। उसे याद आया कि दोनों में से जो पहले हमला करता है वही जीतता है। पहले हमले के लिए किसी एक का ध्यान दूसरी ओर जाना आवश्यक है। उसने बचपन में शेर और सूअर के संबंध में कई कहानियां सुनी थी, जिसमें उसने यह सुना था कि यदि शेर और सूअर आमने सामने हो तो दोनों में से जो दूसरे पर पहले हमला करता है वही जीतता है। इसमें आवश्यक है कि एक का ध्यान बटाया जाए, एक का ध्यान दूसरी तरफ किया जाए। सूअर बच गया तो वह मुझे मार डालेगा, यह सोचकर उसने शेर की सहायता करने का निश्चय किया और सूअर के सिर पर एक पत्थर दे मारा। सूअर पत्थर की चोट से तिलमिला उठा। अचानक हुए इस हमले से सूअर तिलमिला गया और पास के खड्ड में, अर्थात पास ही जो एक गड्ढा था, उसमें जा गिरा। शेर भी उसकी ओर लपका। तोमचा ने सोचा संकट टल गया है।
और वह आगे की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर उसे खून से लथपथ कोई चीज पगडंडी के पास दिखाई दी। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसने पगडंडी में खून से लथपथ कोई चीज देखी। लथपथ का अर्थ होता है क्लैड, सना हुआ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वह घबराया, परंतु निकट जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि यह सूअर का सिर था। पहले तो वह घबराया, किंतु फिर जब उसने निकट जाकर, पास जाकर देखा तो उसने यह पाया कि यह चीज सूअर का सिर थी। वह उसकी बगल से आगे बढ़ गया। वह किनारे से होकर आगे निकल गया। कुछ ही दूर चला कि वह खोपड़ी फिर उसे रास्ते में पड़ी दिखाई दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे फिर से वह खोपड़ी अपने रास्ते में दिखाई दी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। वह चकित हुआ कि किस प्रकार यह खोपड़ी बार बार उसके रास्ते में आ रही है। वह सोच ही रहा था कि खोपड़ी यहाँ कैसे पहुंची कि उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। खोपड़ी बार बार उसके रास्ते में आ रही है, कैसे आ रही है? वह सोच रहा था कि अचानक उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़, मानो कोई जानवर उन झाड़ियों में छिपकर बैठा हो, वह आवाज़ सुनाई दी। उसने दाहिने मुड़कर देखा तो शेर बैठा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था और वह बैठा अपनी जीभ से अपने मुंह को चाट रहा था। यह सोचते हुए कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है, तोमचा ने जब दाहिने देखा, दाहिने का अर्थ होता है राइट हैंड साइड, जैसे ही उसने दाहिने देखा उसे वही शेर बैठा दिखाई पड़ा, जिसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे, ऑब्लिगेशंस थे। किसके प्रति? तोमचा के प्रति। और वह अपनी जीभ से अपना मुंह चाट रहा था, मानो वह अपने प्रति किए गए उपकार का बदला चुकाना चाहता हो। तोमचा ने परिस्थिति को समझा और शेर की ओर मुड़कर बोला, महाशय, मैं मनुष्य हूं, यह मेरा खाद्य नहीं, आप ही इसका भोग लगाइए। कहकर उसने शेर से विदा ली। तोमचा उसकी तरफ मुड़ा और कहा कि यह मेरा भोजन नहीं है, इसे आप खाते हैं तो आप इसे खाएं और मुझे जाने दें। कहकर उसने शेर से विदा ली। किंतु यह क्या, शेर कभी उसके आगे तो कभी पीछे चलता रहा और उसने तोमचा को विशनपुर तक पहुंचाया। और यही नहीं, उसने तोमचा को उसकी मौसी के गांव विशनपुर तक पहुंचाया, यानी उसके पीछे चलता रहा जब तक विशनपुर गांव नहीं आ गया। विशनपुर गांव आने पर शेर लौट गया। उसने उपकार का बदला चुका दिया। पशुओं में भी बुद्धि होती है, वे भी उपकार का बदला चुकाना जानते हैं। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी और मैंने आपको इसकी व्याख्या सुनाई। उद्देश्य भी आपके सामने स्पष्ट हो ही गया होगा कि पशुओं में भी भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं। पशु जिस प्रकार प्रेम के भावों को समझते हैं, प्रेम के भावों को स्पष्ट करना जानते हैं, उसी प्रकार कृतज्ञता को भी समझते हैं। और यदि आप
उन पर किसी भी प्रकार का उपकार करते हैं तो वे उसका बदला चुकाने के लिए आपके प्रति उन भावों को किसी न किसी प्रकार व्यक्त करते ही हैं। जिस प्रकार इस कहानी में शेर ने किया, उसने सुअर को मारकर खाया और खोपड़ी को तोमचा के सम्मुख प्रस्तुत किया, और यह भाव कृतज्ञता का भाव था जिसे वह स्पष्ट करना चाहता था, जताना चाहता था। तो बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा, उद्देश्य को समझा, इसके संदेश को भी जानिए कि हमें प्रकृति से प्रेम करना है, प्रकृति के समस्त घटकों से, कंपोनेंट्स से प्यार करना है, पशुओं से प्यार करना है, तभी हमारी प्रकृति कायम रहेगी, हम कायम रहेंगे और हमारा जीवन चलता रहेगा। धन्यवाद बच्चों।